गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, तो बैंक ऑडिट पे हम लोगों की बात चल रही थी और कल हम लोगों ने बैंक ऑडिट के अंदर क्लासिफिकेशंस का जो हमारा पॉइंट था वो लगभग खत्म कर दिया था कि भाई सिक्योरिटी वाइज, प्रायोरिटी वाइज या गवर्नमेंट के नॉर्म्स वाइज किस तरीके से आरबीआई नॉर्म्स वाइज हाँ कैटेगरीज हो सकती है हमारी एडवांसेस की। और उसमें बढ़िया पॉइंट अपन ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर भी कल हमारी सारी बात को कर लिया था। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ स्पेशल केसेस अपने को यहाँ देखने पड़ेंगे जिनके अंदर ये डिसाइड होता है कि भाई इनको एनपीए कब ट्वीट करना है, तो कुछ खास पॉइंट आप लोग को यहाँ पे दे रखे हैं और इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बनता है। हाँ, अलग से क्वेश्चन बनेगा कोई पर्टिकुलर टाइप के ऊपर, तो देखिएगा बस छोटी छोटी चीजें इसमें याद करनी है। जैसे अकाउंट्स रेगुलाइज नियर अबाउट द बैलेंस शीट डेट where the account indicate inherent weakness and few credit near the balance sheet try to make it regular, the account should deemed as an NPA। देखो कुछ खास बात इन्होंने बोल दिया कि जहां पे अपने को अकाउंट लग रहा है कि भाई इनहेरेंट वीकनेस, मतलब स्टार्टिंग से वीकनेस ही है उसके अंदर, इनहेरेंटली अपने को लग रहा है कि यार ये चीज तो इसके अंदर वीक ही है, और कुछ क्रेडिट उन्होंने कराए हैं बैलेंस शीट डेट के आसपास, ताकि उनको लगे कि बैलेंस शीट डेट के आसपास अगर हम कुछ डिपॉजिट कराएंगे तो हमारा वो क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा 3 महीने वाला और वो कुछ, तो ऐसे अकाउंट को भी एनपीए ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि ये वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूं तो उनका इनहेरेंट वीक ही दिख रहा है, अकाउंट वीक ही दिख रहा है, ड्रॉइंग लिमिट या ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट से ज्यादा आउटस्टैंडिंग अपने को दिख रहा है, और उन्होंने वैसे कल अपन पढ़ चुके हैं कि उनका क्रेडिट इंटरेस्ट के लिए सफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ क्रेडिट उन्होंने जमा कराया बैलेंस शीट डेट के आसपास, ट्राई टू मेक इट रेगुलर, ताकि ऐसा दिखे कि वो रेगुलर बेस के ऊपर जमा करा रहे हैं, तो उनको भी एनपीए ट्रीट किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस शीट डेट के आसपास अगर रेगुलाइज करने की कोशिश की जा रही है तो भी उनको एनपीए मानोगे। गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस के अंदर एनपीए कब मानना है, ये सारे पॉइंट है बच्चों यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटेड एडवांसेस वेयर द गारंटी इज नॉट इन्वोक्ड या रेपुडिएटेड वुड बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड एसेट। बहुत सिंपल है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है और वो गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक खत्म नहीं की है, रिवोक नहीं की है, तो आप उनको मान करके चलोगे स्टैंडर्ड एसेट, कि हाँ भाई स्टैंडर्ड है, पैसा आ जाएगा। बट रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्नाइजेशन पर्पस, बच्चों समझना, जब इनकम रिकॉग्नाइजेशन पॉलिसी होती है जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनकम जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसके हिसाब से इनको एनपीए माना जा सकता है। कब माना जा सकता है, चेक कर दे। द सिचुएशन वुड बी डिफरेंट इफ द एडवांसेस इज गारंटेड बाय द स्टेट। अच्छा, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के केस में क्या बोला है, वेयर एडवांस इज टू बी कंसिडर्ड एनपीए इफ इट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days फॉर बोथ प्रोविजनिंग एंड इनकम पर्पस। बच्चों समझना, बहुत सीधा सा हो गया, दो अलग अलग बात कर लो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तब तो अपन उसको क्या मान के चल रहे हैं, उसको अपन स्टैंडर्ड की तरह से ही मानेंगे अगर गारंटी रिवोक नहीं हुई है। लेकिन इनकम रिकॉग्नाइजेशन पर्पस से अगर देखा जाए तो फिर वो एस एनपीए माना जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, ऊपर वाली हमारी कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही थी जो अपन ने कल पढ़ी। सेम उसी तरह से अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी देके रखा था एडवांस के लिए, और उसको भी एनपीए माना जा सकता है कब, अगर वो ओवरड्यू कल अपन पढ़ चुके हैं, मोर देन 90 days, ड्यू डेट से भी ऊपर 90 दिन निकल गए और अगर उधार पड़ा हुआ है तो उसको हम क्या मानेंगे। अगली लाइन आपको नहीं भी याद रहे, बोथ प्रोविजनिंग एंड इनकम पर्पस। सर ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, भाई इनकम पर्पस के हिसाब से भी एनपीए है, प्रोविजन उसके लिए कुछ कर नहीं रखा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी थी, तो इस पर्पस से उनको एनपीए माना जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों कि कब उसको एनपीए मानना है, बस इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है इन पूरे पॉइंट्स के अंदर। नेक्स्ट अपने पास में आता है एडवांस अंडर कंस्टोडियम। सर ये कंस्टोडियम क्या होता है, कंस्टोडियम के अंदर कुछ बैंक्स मिल करके है ना पूल बना लेती हैं, कुछ बैंक्स मिल करके और फिर क्या करती है, किसी को फंडिंग करती है, उसको अपन बोलते हैं कंस्टोडियम। तो कंस्टोडियम एडवांसेस शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल मेंबर बैंक एंड अदर एस्पेक्ट हैविंग अ बियरिंग ऑन द रिकवरी ऑफ द एडवांसेस। मतलब सुनना, अब ये कह रहा है कि इसमें कैसे चेक होगा, should be based on the record of recovery of the respective individual member bank and other aspect having a bearing on the recovery of the advances। Ultimately सारा कुछ खेल रिकवरी का है। अगर आपने जैसे विजय माल्या के केस में भी हुआ, 6-7 बैंकों ने मिल करके ज्वाइंटली एक कार्टेल बनाया और उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया कि कार्टेल बना करके ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना करके उन्होंने लोन दिया। अब उसमें कई बार कुछ बैंक ऐसी होती है उसमें जो लीड लेती है, ज्यादा लोन जो है वो पे कर रही है, रिकवरी के चांसेस उसके ज्यादा है, वो रिकवर करेगी। तो यहां अपने को वही देखना है कि रिकवरी कितनी हुई है, वेयर द रेमिटेंस बाय द बोरोवर। बच्चों समझना, रेमिटेंस बाय द बोरोवर, बोरोवर ने जो पैसा भेजा अंडर कस्टोडियम,
लेंडिंग अरेंजमेंट आर पूल विद वन बैंक, जैसा अभी मैंने आपको कहा कि ये पूल कौन कर रहा है, खाली एक बैंक कर रहा है, और वेयर द बैंक रिसीविंग रेमिटेंस इज नॉट पार्टिंग विद द शेयर ऑफ अदर मेंबर बैंक, उसने वो पैसा किसी एक बैंक को ही भेजा उसका, ठीक है, या जिस बैंक को भेजा वो बाकी बैंकों के साथ शेयर नहीं कर रहा है, वो कह रहा है पहले मेरा तो रिकवर करूं फिर तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, तो अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज नॉट सर्विस इन द बुक ऑफ द अदर मेंबर बैंक एंड देयरफॉर एन एनपीए। तो समझ रहे हैं? तो अब जैसे मान लीजिए कि एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, 5-6 बैंकों ने मिल करके मान लीजिए किसी को पैसा दिया था, अब वो पैसा किसी एक ही मेंबर को उसने चुकाया, या उस मेंबर को जितना चुकाया उस मेंबर बैंक को, उससे उसका खुद का, भाई हमने मान लो 50-50 करोड़ का लोन दिया और उसने 30 करोड़ रुपए एसबीआई को पकड़ा दिए, तो एसबीआई कह रही भी पहले हम अपना तो एडजस्ट करें, हम आपके साथ क्यों शेयर करें, अभी उसको पहले मुझे पैसा दिया तो मैं अपना एडजस्ट करूंगा, एक्स्ट्रा आया होता तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेता। तो बाकी के जो अदर मेंबर्स बैंक है वो उसको एनपीए की तरह ट्रीट करेंगे, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, द बैंक पार्टिसिपेटिंग इन द कस्टोडियम। अब जो भी बैंक्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है उनके लिए क्या बोला है, therefore need to arrange to get their share of recovery transfer from the lead bank। देखो, the bank participating in the custodian need to arrange, इसलिए जरूरत क्या है, to get their share of recovery transfer from the lead bank or to get an express consent from the lead bank for the transfer of their share of recovery to ensure proper assets classification in their respective books। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है, मैंने आपको कहा था कोई एक बैंक लीड करेगी, तो द बैंक पार्टिसिपेट, अब जितनी भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है, नीड टू अरेंज टू गेट देयर शेयर ऑफ रिकवरी ट्रांसफर फ्रॉम द लीड बैंक। अब एक बैंक लीड हो रही है, एक बैंक लीड कर रही है, कई बार ऐसा हुआ कि एक बैंक लीड कर रही है और उस बैंक के पास में पैसा आया, और उसने क्या किया कि जैसे इनके बीच में अरेंजमेंट था, अच्छा खासा अमाउंट अगर आया तो सारी बैंक्स के पास में भेज दिया, ठीक है, एक्सप्रेस कंसेंट था फ्रॉम द लीड बैंक फॉर द ट्रांसफर ऑफ देयर शेयर ऑफ रिकवरी, कि चलो हमारे पास आ गया है 200 करोड़ आ गया है, तो हम सारी बैंक्स को 25-25 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी उस कस्टोडियम के अंदर थी। तो उस हिसाब से फिर आपको देखना चाहिए कि कितना आपका लोन था, कितना पैसा आ गया, और हमारे रूल्स क्या कहते हैं, उसके हिसाब से आपको देखना है कि एनपीए है या एनपीए नहीं है। तो एग्जाम में क्या होगा, अलग से आपको क्वेश्चन दे देंगे कि भाई आपको बैंक ऑडिट में एडवांसेस अंडर कस्टोडियम का क्या सिस्टम होता है वो समझाना है अंडर एनपीए, तो आपको समझाना पड़ेगा। तो इस पूरे का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो पूल एक ही है, कार्टेल बनाया इन्होंने, उस कार्टेल के अंदर क्या किया है कि कुछ बैंक्स मिल करके किसी को पैसा दे रही है। 2-3 बातें हो सकती है, किसी इंडिविजुअल बैंक के पास ही पैसा आ गया तो बाकी लोगों के लिए तो एनपीए है, जिसके पास पैसा आया उसने बाकियों के साथ शेयर नहीं किया तो भी बाकी लोग एनपीए की एंट्री करेंगे। कई बार लीड बैंक के पास पैसा आ गया जो सारी बैंक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उनका जो भी लोन अमाउंट रहेगा, तो उसके हिसाब से फिर आपको एसेट्स क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा आपकी बुक्स के अंदर कि कितना ड्यू था, कितना आ गया, और अब एनपीए है कि नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। फिर एक पॉइंट इसमें और डाला है, ड्रॉइंग पावर एलोकेशन इन केस ऑफ कस्टोडियम कैश क्रेडिट अकाउंट, द लीड बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग द ड्रॉइंग पावर। अब जैसे विजय माल्या की मैं आपसे बात कर रहा था, तो लीड बैंक जो होगी वो डिसाइड करेगी कि यार इसका ड्रॉइंग पावर कितना है ऑफ द बोरोवर एंड एलोकेट द सेम टू द मेंबर्स बैंक, और बाकी मेंबर्स बैंक को भी बता देगी भाई टोटल इसका बोरोइंग पावर इतना ही है, सॉरी ड्रॉइंग पावर इसका इतना है। इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बोरोवर द लीड allot a higher or lower share of a drawing power to the member bank as against their share of advances। तो कई बार अगर वो रिक्वेस्ट करता है तो लीड बैंक उसको हायर या लोअर शेयर ऑफ ड्रॉइंग पावर टू द मेंबर बैंक एज अगेंस्ट देयर शेयर ऑफ एडवांसेस बराबर ऐसा भी कर सकती है कि भाई जब भी बोरोवर जो रहेगा किसी बैंक से कभी ज्यादा पैसा हो गया, कभी किसी दूसरे मेंबर बैंक से कम पैसा हो गया, ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन देखा जाएगा कि उन बैंक्स का शेयर ऑफ एडवांसेस कितना है उसके हिसाब से, कि किसी बैंक से कम दिलवा करके किसी बैंक से ज्यादा दिलवा दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉइंग पावर को यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा और ये होगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बोरोवर, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह की चीजें भी अपने यहाँ पे होती है जो अपन ध्यान रखेंगे बराबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, accounts where there is a reduction का मतलब reduction in the value of security or fraud committed by the borrower। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बच्चे लोगों को समझना कितना पैसा कम हो जाए। When the realizable value of security is less than 50% of the value asset by the bank at the time of last inspection may be straight away classified under doubtful category। समझना, ये स्पेशल पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन। कल अपन ने बोला था 12 महीने से ऊपर अगर आप रह गए, सब स्टैंडर्ड में रह गए आप, तो अपन उसको फिर डाउटफुल मान लेते हैं। अब इनमें डाउटफुल मानने का तरीका, ये आपके लिए स्पेशल पॉइंट हो गया कि अगर कोई भी एसेट मॉर्गेज पे करी हुई है और अपने को पता लग रहा है कि बॉस एसेट का जो वैल्यू है लास्ट जब इंस्पेक्शन किया तो वो 50% कम हो गई है, लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू एसेस बाय द टाइम एट द लास्ट इंस्पेक्शन। लास्ट इंस्पेक्शन जब किया था वहां से अब तक में एसेट्स का वैल्यू 50% से घट गया है, 50% लेस हो गया है, ठीक है।
तो उस केस में इज लेस देन 50% उस वैल्यू से 50% से घट गया है वो, तो उस केस के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको डाउटफुल कैटेगरी के अंदर डालो। ठीक है, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज एसेस्ड बाय द बैंक इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बोरिंग। बच्चों समझना, वहां अपन ने वैल्यू देखी थी लास्ट इंस्पेक्शन के टाइम, मान लो 1 करोड़ थी और अब 50 लाख रह गई है, तो इसका मतलब डाउटफुल कैटेगरी में जाना पड़ेगा। लेकिन जितना आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है, अगर एसेट का वैल्यू उसके 10% से भी कम हो गया है, जब आपने एसेट रखी थी तब तो ज्यादा थी, अब मान लीजिए 10 करोड़ का लोन है और जो एसेट की वैल्यू जो मॉर्गेज करी हुई है वो 1 करोड़ से भी कम हो गई है। 10 करोड़ का 10% कितना होता है, 1 करोड़, उससे भी कम अगर सिक्योरिटी रह गई है तो फिर अपने को एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी को इग्नोर करना पड़ेगा और उसको स्ट्रेट अवे अपने को लॉस एसेट में डालना पड़ेगा। अरे एसेट पड़ी भी है तो उसका क्या करना भाई, 10 करोड़ का लोन है और बदले में जो आपकी एसेट आपने रखी है वो एसेट्स की वैल्यू, लोन का जो अमाउंट है उसके 10% से भी कम चली गई है। तो यहां अपन लोन के अमाउंट से चेक कर रहे हैं, ऊपर जो अपन कर रहे थे वो लास्ट इंस्पेक्शन से वैल्यू घट करके, भाई लास्ट वैल्यू जब किया था तो 10 करोड़ की जगह वैल्यू 10 करोड़ का लोन था, 10 करोड़ की एसेट थी, लेकिन 5 करोड़ की हो गई अब तो एसेट, इसका मतलब उसको डाउटफुल कैटेगरी में डालो। लेकिन जहां जितना लोन अमाउंट है उसके 10% से भी अगर नीचे चला गया है तो इसका मतलब तो भाई खतरे की घंटी है, लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा। भले ही एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी पड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, केवीपी, आईवीपी, अब बच्चों ये सब क्या है, ठीक है। तो अब ये सारी गवर्नमेंट के पेपर्स हो गए हमारी, सारे बहुत सिंपल है। नेशनल जो अपना सेविंग वाला होता है, या किसान विकास पत्र हो गया, या इंदिरा विकास पत्र हो गया, ये सारे वो हैं जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर लोन हो। तो एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट या फिर एनएससीज या एलिजिबल फॉर सरेंडर जो एनएससी हो चुकी है, या केवीपी या इंदिरा विकास पत्र वगैरह, या इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ पॉलिसीज, need not to be treated NPA provided adequate margin is available in the accounts। बच्चों समझना, इन सबको मॉर्गेज करके अगर लोन लिया गया है और अगर एक स्पेसिफिक मार्जिन एडिक्वेट अपने को दिख रहा है तो इनको हम एनपीए ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे टर्म लोन मैंने लिया है 2 लाख रुपए का, छोटा लोन होता है 2 लाख रुपए का लोन है, और बदले में जो एनएससी या केवीपी या आईवीपी या इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने मॉर्गेज करी है, ठीक है, या प्लेज करी है, उसकी वैल्यू जो है वो अच्छी खासी है, उसके 4 लाख रुपए आने वाले, मान लो एडिक्वेट मार्जिन मान लेते हैं, 4 लाख आने वाले उस पॉलिसी से, एक ही पॉलिसी थी मैंने रख दी प्लेज के ऊपर, तो अच्छा खासा एडिक्वेट मार्जिन है, तो इसको फिर एनपीए अपने को ट्रीट नहीं करना है। एनपीए ट्रीट करने का मतलब बाय चांस वो अपनी कल वाली सिचुएशन हो रही थी कि भाई ओवरड्यू हो चुका है, वो भी हो गया, तो भी अपने को एनपीए ट्रीट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने पास अच्छा खासा मार्जिन उसके अंदर अवेलेबल है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर मैटर है। नेक्स्ट पे आए, एग्रीकल्चरल एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, ये क्या है, बहुत बढ़िया पॉइंट है बच्चों, इसको मैं अलग से इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर रहा हूं बिकॉज ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, अलग से इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चरल एडवांसेस, जो कई बार आप जानते हो किसान लोगों का अपन सुनते रहते हैं भी उन्होंने लोन लिया, फिर लोन माफ कर दिया गया क्योंकि नेचुरल, कहीं बारिश नहीं आई, कहीं पे सूखा ज्यादा पड़ गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं बारिश ज्यादा आ गई, फसलें खराब हो गई, अकाल पड़ गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है, फ्लड आ गया, तो बैंक में डिसाइड ऑन देयर ओन रिलीफ मेजर वेदर, बैंक खुद डिसाइड करे भाई इसके अंदर, बराबर। अच्छा, इसमें नहीं, ये वाला नहीं, एक अपने पास और जबरदस्त पॉइंट था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ग्रेन का एक अपना पॉइंट था, ये वाला बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, वो तो चलो उसके साथ ही ये भी काम आ जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जाएगा, अभी अपन पढ़ने वाले हैं इसको, अभी पढ़ते हैं। देखो, बैंक क्या डिसाइड करे, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन इनटू टर्म लोन में चेंज करना, या रीशेड्यूलमेंट करे रीपेमेंट पीरियड का, या सैंक्शनिंग ऑफ फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन, नया लोन इश्यू कर दे, भी पुराना लोन चुकाएंगे कैसे, सर हमारी फसलें खराब हो गई, नए बीज के लिए हमको और पैसा चाहिए, तो अपने और पैसा दे दिया, सब्जेक्ट टू द गाइडेंस कंटेंट इन आरबीआई लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर, जो आरबीआई का होता है वो ध्यान रखना है। तो बैंक अपने हिसाब से रिलीफ में से डिसाइड करे कि भाई, अपन ने भी तो पढ़ा था वो डेप्ट वाले चैप्टर में, लॉ में भी आप पढ़ते हो डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, सेम वैसा ही ये भी है ना, कि भाई शॉर्ट टर्म लोन को टर्म लोन में चेंज कर दें, या रीशेड्यूलमेंट कर दें, रीपेमेंट का वापस से आपकी किस्तें चालू कर देते हैं, या कोई नया लोन देते हैं जिससे आप ये वाला लोन चुका पाओ हमारा कुछ काम करके। तो इन सच केसेस एनपीए क्लासिफिकेशन वुड बी गवर्न बाय द सच रीशेड्यूल्ड टर्म्स, उसके हिसाब से फिर डिसाइड होगा कि एनपीए है कि नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर का भी अपन आगे और पढ़ते हैं। एडवांसेस टू स्टाफ, अब स्टाफ का मतलब अपने ही स्टाफ को जो लोन दे रहे हो, तो इन केस ऑफ हाउसिंग लोन और सिमिलर एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टाफ मेंबर, जहां इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट बाद में एक साथ रिकवर होगा, तो इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड एज ओवरड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर बाद से आप, जैसे पहला क्वार्टर जैसे निकला और आप उस इंटरेस्ट को ड्यू मानने लग जाओ और ओवरड्यू कर दो, नहीं चलेगा। अपन वैसे भी कह रहे थे कि 90 दिन के बाद अपन ओवरड्यू मान लेते हैं, पर ऐसा यहाँ पे नहीं करना है,
क्योंकि आपने स्टाफ को लोन दिया है और कंडीशन ये थी कि भाई स्टाफ के लिए बेनिफिट गया कि पहले प्रिंसिपल आपसे रिकवर होगा, फिर इंटरेस्ट का पेमेंट करते रहना। इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल, वो एक साथ ले लेंगे हम आपसे। तो उस केस में इंटरेस्ट का पेमेंट अगर एक क्वार्टर तक नहीं हुआ, बट ऑब्वियस है कि जब इंटरेस्ट का पेमेंट अभी करना ही नहीं है तो उस केस में आप उसको ओवरड्यू नहीं मानोगे, एक बेनिफिट दिया, ये अपने को ध्यान रखना है। सर एडवांसेस शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए, लेकिन कब हो सकता है? Where there is a default in repayment of installment of principal or payment of interest on the respective due date। दिक्कत कहां आएगी? If there is a default in repayment of installment of principal, अगर आप प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं कर रहे हो या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रेस्पेक्टिव ड्यू डेट, या आपने इंटरेस्ट का पेमेंट जब होना चाहिए था, अभी नहीं ले रहे लेकिन जब होना चाहिए था, या रीपेमेंट की जो ड्यू डेट आपकी आ गई थी तब अगर पेमेंट नहीं करोगे तो फिर उसको अपने को मानना पड़ेगा एनपीए। बात समझ में आया आपको? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो रीपेमेंट की डेट्स पे भी अगर पेमेंट आपका नहीं जा रहा है, जो इंस्टॉलमेंट की डेट आ रही है तब पेमेंट नहीं जा रहा है, तो उसको अपने को फिर एनपीए मानना पड़ेगा। The staff advances by a bank as an employer and not as a banker are required to be included under this sub and others under schedule of other asset। सिंपल से अपनी बात होगी, अपन ध्यान रखेंगे। तो स्टाफ को जो अपन ने एडवांसेस दिया बाय बैंक एज एन एम्प्लॉयर जो दे रहे हैं, नॉट एज ए बैंकर। देखो स्टाफ को एडवांसेस अगर एज एन एम्प्लॉयर आप दे रहे हो, नॉट एज ए बैंकर आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड अंडर सब एड, वो अदर्स के अंदर इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि आप स्टाफ को लोन दे रहे हो, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो। एज ए बैंकर नहीं दे रहे हो ना, एज ए एम्प्लॉयर दे रहे हो, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। एक मिनट भाई, क्या हुआ इसको? ये देखिए, तो यहां पे अपन लोगों ने जो लास्ट क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन के ऊपर बात किया था, आपको मैं वापस दिखाता हूं। देखो, जिस वक्त में हम बैलेंस शीट के अंदर क्लासिफिकेशंस के ऊपर बात कर रहे थे, और डबल विंडो ओपन हो गया क्या? हाँ जी। तो जब हम लोग बात करते हैं बच्चे लोगों, ये क्या पंगा है भाई? कुछ तो पंगा है। देख लेते हैं एक बार इसको भी। जिस वक्त में बैलेंस शीट में हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे बच्चों, तो अपन ने उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था, बराबर। और जब इस तरह का डिवीजन हम लोग करेंगे तो जो बैलेंस शीट के अंदर, यहां आप लोग देख सकते हैं, देखो यहां हमने बात की थी कि बिल परचेज वाला एक कंसेप्ट था, दूसरा हमारा सिक्योर्ड लोन वाला था, तीसरा हमारा एडवांसेस इन इंडिया के अंदर और आउटसाइड ऑफ इंडिया में था। तो जो अदर वाला कंसेप्ट हमारा आ रहा है, उसमें अपने को इसको इंक्लूड करना है, बराबर से। बिकॉज रीजन हमारा बहुत सीधा सा हो गया, क्योंकि हमने जो लोन दिया है, मतलब बैंक ने जो लोन प्रोवाइड किया अपने एम्प्लॉइज को, वो लोन एज अ बैंकर नहीं देकर के एज ए एम्प्लॉयर दिया है, ठीक है ना। तो अपन बाकी किसी सेक्टर में उसको नहीं डाल सकते, तो अपने को अदर्स के अंदर उसको शो करना पड़ेगा। ये इस पॉइंट का एग्जैक्टली मीनिंग था जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो अदर के अंदर इसको हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आपको जैसे मैंने कहा था, एग्रीकल्चर वाला हमारा जो अगला पॉइंट है बहुत जबरदस्त आने वाला है, और इस पर कई बार क्वेश्चन बन चुका है। क्या लिखा हुआ है? देखो, द फॉलोइंग एनपीए नॉर्म्स वुड अप्लाई टू एग्रीकल्चर एडवांसेस में कब इनको एनपीए मानना है, कब नहीं मानना है। देखिए, लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, अगर आपने लोन दिया है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स को, सवाल खड़ा हुआ सर ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर यहां पे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स वो होती है जिसका सीजन, सर अपन ने तो शॉर्ट पढ़ा था, आप लॉन्ग क्यों पढ़ा रहे हो? समझिएगा, क्योंकि आगे लॉन्ग भी आ रही है, तो पहले लॉन्ग ड्यूरेशन समझना पड़ेगा। वुड बी क्रॉप विद क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर। अब आप लोग जानते हो हमारे यहाँ पे कई सारी ऐसी फसल है, कई सारी ऐसी क्रॉप है जिनको बनने में, जिनको उगने में, जिनको तैयार होने में, है ना, हार्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ जब होगा तो 1 साल से ज्यादा, मतलब 1 साल से ज्यादा का टाइम लगता है ना। उनका सीजन जो होता है वो 1 साल से ज्यादा है, तो उनको पकने में विद क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन। और जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है वो कहलाती है शॉर्ट ड्यूरेशन। तो जो 1 साल से ज्यादा वाली है, लॉन्गर देन 1 ईयर हो गई, वो सारी की सारी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स कहलाएंगी, और जो 1 साल से कम वाली होंगी वो सारी हमारी कहलाएंगी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। तो अगर लोन दिया है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स को 1 साल के अंदर वाले के लिए, तो उनको एनपीए कब ट्रीट करना है? इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयरऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 2 क्रॉप सीजन, 2 सीजन तक कंटिन्यूसली। मान लीजिए 6-6 महीने का टाइम ही उनका होता है, तो 6 महीने के 2 सीजन तक अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम उसको एनपी की कैटेगरी में डालेंगे। जबकि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स अगर है तो यहां पे 1 क्रॉप सीजन, तो हिसाब बराबर ही हो गया हमारा लगभग। यहां पे 1 क्रॉप सीजन तक अगर उनका ड्यू रह गया कि भी एक पूरा सीजन उन्होंने पेमेंट नहीं किया है,
ओवरड्यू हो गया, विल बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन्स ओवरड्यू। अब ओवरड्यू का आप लोग मतलब जानते हैं कि ड्यू डेट के बाद भी ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ तो वो ओवरड्यू हो जाता है। और कितना ओवरड्यू हो गया? 1 क्रॉप सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में मतलब क्या होता है, वैसे भी इनका जो सीजन है वो मोर देन 1 ईयर होता है, तो जब इनका लोन 1 साल से ज्यादा के लिए ड्यू पड़ा है तो बट ऑब्वियसली वो एनपीए के अंदर काउंट होगा। और शॉर्ट ड्यूरेशन वाली के अंदर 2 टर्म रह गए, मतलब 8-8 महीने थे तो 8-8 महीने के भी 2 टर्म हो गए। 9 मंथ्स का उनका ड्यूरेशन था तो वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन ही कहलाएगी। तो वो 2 टर्म्स इनकी हो गई, 2 सीजन अगर हो गए तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, एनपीए के अंदर काउंट होगा। तो ये 1 और 2 वाला जो चक्कर अपना है वो आप लोग को ध्यान में रखना है, बहुत जबरदस्त है। क्रॉप सीजन फॉर ईच क्रॉप which means the period up to harvesting, जैसा अभी मैंने आपको कहा था हार्वेस्टिंग तक का जो पीरियड होता है, कटाई तक का जो पीरियड होता है ऑफ द क्रॉप रेस वुड बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। स्टेट लेवल जो बैंकर कमेटी होती है स्टेट की, वो ये डिसाइड करती है कि भाई इनका सीजन क्या रहता है, क्या इनका सीजन माना जाएगा, तो वो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये अलग अलग एनपीए के स्पेसिफिक पॉइंट से बच्चे लोगों को ध्यान रखोगे, क्योंकि इनमें रूल्स में आपको क्या समझाया है कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर एनपीए कब कब मानना है वो सब आपको समझाया है। गवर्नमेंट गारंटी वाले हो गए या जिनमें आपको इंदिरा विकास पत्र वगैरह के मॉर्गेज पे लिया हुआ है, इंश्योरेंस पॉलिसी के मॉर्गेज पे लिया हुआ है, तो कब उनको एनपीए काउंट करना है, एम्प्लॉइज को अगर एडवांसेस दिए हुए हैं वो सब यहाँ पे आपको दिया। तो एक बड़ा टॉपिक यहाँ करके खत्म हो जाता है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कंटिन्यू पॉइंट लगाना, ए नहीं है, कंटिन्यू पॉइंट है। कंप्यूटेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर। सर ये क्या चीज है? अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि ड्रॉइंग पावर वो है जो सैंक्शन लिमिट के अंदर एक लिमिट होगी जो इमीडिएटली चेक करता है कि भाई अभी आपने जो स्टेटमेंट उस वक्त में पकड़ाए होंगे, सैंक्शन लिमिट जैसे अपने वो क्वेश्चन किया था 50 लाख की तो आपकी सैंक्शन लिमिट थी, ठीक है। एट प्रेजेंट जब आपको हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उस वक्त आपकी पोजीशन क्या है, आपने जो रिटर्न हमको सबमिट किए, जो क्वार्टरली स्टेटमेंट दिए, उसके बेस पे इतना आपका ड्रॉइंग पावर है, तो वो ड्रॉइंग पावर होता है। तो ड्रॉइंग पावर इज द लिमिट अप टू विच ए फर्म और कंपनी कैन विड्रॉ फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन। तो जितना उनको, बट ऑब्वियसली टर्म लोन की तरह ही होता है। वर्किंग कैपिटल लोन का मतलब ही हो गया रोजमर्रा के लिए जो आपको लोन चाहिए, है ना, तभी ये ओवरड्राफ्ट वगैरह सब इसी के अंदर काउंट होंगे। तो ड्रॉइंग पावर क्या है? जो आप बैंक से पैसा उधार रेगुलर बेस के ऊपर निकाल पा रहे हो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की एक लिमिट आपको सैंक्शन कर रखी है, उसको हम लोग ड्रॉइंग पावर बोलते हैं। तो हमने कहा सर वो लिमिट तो सैंक्शन लिमिट होती है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो आप मेरे साथ में चेक करोगे दोनों में डिफरेंस क्या है। द सैंक्शन लिमिट इज द टोटल एक्सपोजर दैट अ बैंक कैन टेक ऑन ए पर्टिकुलर क्लाइंट फॉर फैसिलिटीज। ओवरऑल सैंक्शन लिमिट का मतलब क्या हो गया? टोटल एक्सपोजर, कितना टोटली एक बैंक अपने क्लाइंट को दे सकती है अमाउंट, जिसमें कैश क्रेडिट मिला करके या ओवरड्राफ्ट या फिर एक्सपोर्ट पैकिंग के लिए हम आपको उधार दे रहे हैं या नॉन फंडेड एक्सपोजर्स दे रहे हैं। ध्यान में आ गया, फंडेड और नॉन फंडेड अपन ने पढ़े थे, गारंटी वारंटी दे रखी है ना। तो वो जो ओवरऑल दिया जाता है बच्चों वो होता है सैंक्शन लिमिट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ड्रॉइंग पावर रेफर टू द अमाउंट। इसमें अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? बेस्ड ऑन द प्राइमरी सिक्योरिटी। भाई इतना सिक्योरिटी आपने रखा, उसमें से हम इतना मार्जिन अपना लेस करेंगे ऑन ए पर्टिकुलर डेट। बहुत सिंपल हो गया कि 2 करोड़ की आपकी एसेट है और हमको उसमें कम से कम मान लीजिए कि 30% का मार्जिन रखना है, तो उसमें से 30% कम करके जितना आपका अमाउंट होता है उतना हम आपको लोन दे सकते हैं, क्योंकि हम लोन अमाउंट से एसेट की वैल्यू हमेशा 30% ज्यादा रखना चाहते हैं, सिक्योरिटी की वैल्यू वो एग्जैक्टली आपकी कहलाती है ड्रॉइंग पावर के भी इतना आप उधार जो है वो ले जा सकते हो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर बात समझ में आया आपको? तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। अब कंसिडरेशन, जब ड्रॉइंग पावर डिसाइड की जाती है तो और भी बहुत सारी चीजें, खाली एसेट नहीं, ऑल अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन अ ड्रॉइंग पावर एंड द सैंक्शन लिमिट। जो भी अकाउंट मेंटेन होंगे वो अंदर ही होने चाहिए इसके ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के। द अकाउंट्स विच एक्सीड द सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से अगर बाहर चले जाए और अगेंस्ट द अनअप्रूव्ड सिक्योरिटीज, या मान लो ऐसी सिक्योरिटीज रखी गई है जो अप्रूव नहीं हुई फिर, या अदरवाइज इरेगुलर है, तो वो फटाफट से मैनेजमेंट या हेड ऑफिस के नॉलेज में आना चाहिए रेगुलर बेस के ऊपर। ध्यान रखेंगे बैंक का क्या ड्यूटी है? बैंक शुड इंश्योर दैट ड्रॉइंग इन द वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड बाय द एडिक्वेसी ऑफ द करंट एसेट। अब यहां पे आप लोग सब जानते हो कि रेगुलर बेस पे हम लोगों ने पढ़ा था कि हर बार इमूवेबल एसेट थोड़ी रखी जाती है, अपन लोगों ने फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज लॉ के अंदर पढ़े हुए हैं। बट ऑब्वियस है यहाँ तो स्टॉक के अगेंस्ट के अंदर ही जो रेगुलर बेस पे बिजनेसमैन अपना जो पैसा ड्रॉ करते हैं, बैंक ओडी यूज करते हैं, कैश क्रेडिट यूज करते हैं, वो किसके लिए करते हैं भाई? वो अपने रेगुलर बिजनेस के कामों के लिए, है ना। और उसके लिए करंट एसेट्स का एडिक्वेट होना बहुत जरूरी है। तो ड्रॉइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड एट द बेस्ड ऑन करंट स्टॉक स्टेटमेंट। बराबर, इसीलिए क्या होता है क्वार्टरली बेस के ऊपर बकायदा बैंक स्टेटमेंट, मतलब जो भी बोरोवर से उनसे स्टेटमेंट मंगवाए जाते हैं उनके स्टॉक के, और उस बेस पे डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई ड्रॉइंग पावर के अंदर ही हमने लोन दिया है। कंसर्न ऑफ ऑडिटर क्या हुआ?
द स्टॉक स्टेटमेंट, quarterly returns and other statements submitted by the borrower to the bank should be scrutinized by the auditor in detail। समझ रहे हैं आप? तो जो भी हमारा बोरोवर है उसने बैंक को क्या दिया, स्टॉक का स्टेटमेंट दिया, मैं आपको बोल ही रहा हूँ, क्वार्टरली रिटर्न उसने सबमिट किया, या और भी कोई अगर स्टेटमेंट उससे मंगवाया बैंक के पास में आया तो बैंक ऑडिटर उसको चेक करेगा। एंड द ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द बोरोवर शुड बी स्क्रूटनाइज्ड प्रॉपर्ली। और जो एनुअल रिपोर्ट आएगी, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द बोरोवर जो आएगी, बराबर से भाई बोरोवर भी अपने पास ऑडिट करवा रहा होगा अगर कंपनी रही होगी तो बट ऑब्वियस है वो भी इनको यहाँ पे देखना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जब कंप्यूटेशन ऑफ डीपी करते हैं, इट नीड्स टू बी एंश्योर दैट द ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड। अब ड्राइंग पावर का जो कैलकुलेशन है वो जो भी बीओडीज रहते हैं उस बैंक के, उन्होंने जो गाइडलाइन इश्यू करके रखा होगा ऑन द रेस्पेक्टिव बैंक, और जो कंसर्न स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने उसको अप्रूव भी किया रहेगा। ऑडिटर जो कंसर्न स्टैट्यूटरी ऑडिटर उस बैंक का, उसने अप्रूव भी किया है कि हाँ भाई ठीक है, इस तरह से अपन डीपी का जो अपने ऊपर तरीका भी पढ़ा भी था कि भाई डीपी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, जो भी प्राइमरी सिक्योरिटी है उसमें से मार्जिन मनी लेस करके उतना हम डीपी डिसाइड कर रहे हैं। तो जो भी आप लोगों की गाइडलाइन है उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। The stock audit should be carried out by the bank for all account having funded exposure more than 5 करोड़। अगर किसी भी अकाउंट को, यानी किसी भी अकाउंट होल्डर को या किसी भी क्लाइंट को बैंक ने 5 करोड़ से ऊपर का लोन देके रखा है तो उसका स्टॉक ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, जरूरी है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कैन ऑल्सो एडवाइस फॉर स्टॉक ऑडिट इन अदर केसेस। ठीक है, मतलब 5 करोड़ से ऊपर वाले में तो कंपलसरी है ही है कि स्टॉक ऑडिट करवाना ही करवाना है, वो तो करवाएंगे, रूल ने कह दिया। लेकिन और किसी मैटर में भी अगर ऑडिटर को लगता है और कोई सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है तो स्टॉक ऑडिट करवा सकता है। एंड द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द स्टॉक ऑडिटर शुड बी रिव्यूड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। स्टॉक ऑडिट करवा के मंगवाएंगे और उसकी जो रिपोर्ट आएगी बराबर से उसको ध्यान में रखेंगे, रिव्यू करेंगे, और स्पेशल फोकस जो कमेंट्स अगर उसके अंदर कोई एडवर्स वाले आए या वैल्यूएशन को लेकर के आए या कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर को लेकर के आए तो उसको ऑडिटर जरूर ध्यान में रखेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे बैंक बोरोवर को स्टॉक ऑडिट के लिए बोलेगा और स्टॉक ऑडिट के स्टेटमेंट को बैंक का जो ऑडिटर है वो भी कंसर्न करने वाला है ऑडिट करते वक्त में, अपने को ध्यान रखना है। तो यहां आकर के बच्चों बैंक से रिलेटेड आपके जो जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट जो अभी अपन ने पढ़े जबरदस्त वाले, कैसे एनपीए कैलकुलेट होता है, क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, उनमें मेनली जो वर्किंग था वो सबका सब किसका था, बैंक से रिलेटेड सारी एक इंफॉर्मेशन आपके पास में थी जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन जबरदस्त बन जाते हैं कि भाई बैंकों में ऐसे काम होता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर उसकी ऑडिट अपन करेंगे कैसे। तो एडवांसेस अपना टॉपिक खत्म हुआ है अभी, साथ में ड्राइंग पावर कैलकुलेशन भी अपने पढ़ लिया। अब एडवांसेस की ऑडिट कैसे करनी है ये देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ। सर इतना बड़ा एक साथ आएगा क्या, नहीं आ रहा भाई, इनमें से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इनमें से कोई भी छोटा छोटा जो पार्ट है उधर से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं तो अपने को पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या बोला है। ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, क्या है इसके अंदर चेक कर दे। हेडिंग पढ़ के आप समझ गए होंगे क्योंकि ये पूरा ऐसे आप लोग पढ़ के आए हैं, पूरा का पूरा चैप्टर 3 हमारा इसी के ऊपर था। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, क्वालिटी क्वांटिटी बेस होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, क्वांटिटी एप्रोप्रिएट का मतलब क्वालिटी बेस होना चाहिए। तो कॉमन से पॉइंट है इसके अंदर, इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ एडवांसेस द ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न विद ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट द फॉलोइंग। अब बच्चे लोगों क्या क्या चीज के एविडेंसेस लेने देखना। नंबर 1, amount included in the balance sheet in respect of advances are outstanding at the date of balance sheet। okay, यानी बैलेंस शीट में जो भी एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं उनसे रिलेटेड अपने को प्रूफ चाहिएगा। सबसे पहला तो एडवांसेस आउटस्टैंडिंग का मतलब यहां बैंक की एसेट साइड चेक हो रही है बच्चों और बैंक ने एडवांसेस प्रोवाइड करके रखे हैं, तो क्या सबूत है इस बात का कि हाँ भाई इतना इतना हमने लोन दिया है, तो वो उससे रिलेटेड अपने को एविडेंस चाहिए। आप लोग जानते हो कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी बनता है, एविडेंस बनता है, सिक्योरिटी का कॉपी बनता है, उससे बहुत आराम से चेक हो जाएगा। सेकेंड नंबर, एडवांसेस रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक। ठीक है, बैंक से रिलेटेड है वो भी, तो उस सब के अंदर ये भी इंक्लूडेड हो ही जाएगा। तो पहले वाले में अपने अमाउंट चेक किया कि अमाउंट प्रॉपर है, एडवांसेस बैंक से ही कनेक्टेड है। अमाउंट्स ड्यू टू द बैंक आर अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय द लोन डॉक्यूमेंट। वो एक ही चीज होगी, पूरा एक ही टॉपिक समझा रहे हैं आपको कि लोन डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, देयर आर नो अनरिकॉर्डेड, ऐसा कोई एडवांस तो नहीं दिया जिसको रिकॉर्ड में नहीं है, मतलब जिसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि भाई जो कुछ हुआ है, जो कुछ आपने एडवांस दिया रहेगा वो सब बुक्स के अंदर आ गया है।
द स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस इज एप्रोप्रिएट। जो भी आपका एडवांसेस को वैल्यूट करने का तरीका है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, प्रॉपर्ली अप्लाई किया है, और रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस इज रिकॉग्नाइज्ड इन देयर वैल्यूएशन, और प्रॉपर तरीके से आपने उनका रिकवरी भी किया है। तो एडवांसेस का जो वैल्यूएशन है कभी कितना एनपीए मानना है कि नहीं मानना है वो अपना वैल्यूएशन ही तो हो गया ना, वो प्रॉपरली एप्रोप्रिएट है और उसको आपने अप्लाई भी किया है, और रिकवर जो है वो भी प्रॉपर तरीके से एडवांसेस का ये भी देखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड एविडेंसेस ऑडिटर को इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, The advances are disclosed, classify and describe accordance with the accounting policies and principles, और जो भी statutory requirement अपन अभी देख के आए थे 3 पार्ट में जो डिवाइड करना था वो बिल्कुल एडवांसेस का प्रॉपर डिस्क्लोज, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन हुआ है। Appropriate provision towards advances has been made as per RBI norms, accounting standard और generally accepted accounting principle। बच्चों जो भी प्रोविजंस अगर बनाए गए, मैंने आपको कहा था कंटीजेंसी प्लानिंग भी करनी पड़ती है, कई सारे तरह के प्रोविजंस बनते हैं, तो वो सारे एप्रोप्रिएट प्रोविजंस टुवर्ड्स एडवांसेस हैज बीन मेड एज पर आरबीआई नॉर्म्स। आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से आपने प्रॉपर तरीके से सारे प्रोविजंस किए हैं, और एस को भी उसके अंदर जो भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल उनको फॉलो भी किया है। इन सबसे रिलेटेड सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटली इन्होंने 7 पॉइंट यहां आपको बना करके दिए कि भाई ऑडिटर को इनसे रिलेटेड एविडेंसेस चाहिए। सबसे पहला, अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में कितना है, एंड एडवांसेस आर रेटेड विद द बैंक या रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक, बैंक से ड्यू है उसको शो कर रहे हैं वो बराबर, मतलब एडवांसेस प्रॉपर है, प्रॉपर तरीके से अमाउंट लिखा गया है, अनरिकॉर्डेड कुछ भी नहीं है। डी पॉइंट मैंने पहले ले लिया। ठीक है, फिर लोन डॉक्यूमेंट साथ में सपोर्टिंग के अंदर है, उससे पता लग जाएगा, चेक हो जाएगा। वैल्यूएशन बहुत प्रॉपर तरीके से हो रखा है, और जो भी डिस्क्लोजर में, क्लासिफिकेशन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसा भी स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जैसा प्रोविजन है, जैसा परफॉर्मेंस, उसको पूरी तरह से फॉलो किया है। और एप्रोप्रिएट प्रोविजन टुवर्ड्स एडवांसेस हैज बीन मेड एज पर आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से। आरबीआई ने जो चीजें बता रखी हैं, आरबीआई के जो नॉर्म्स है या जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उन सबको यहाँ पे फॉलो किया है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक पॉइंट तो अपने पास में ये हो गया। ठीक है, अब बच्चे लोगों अगले पॉइंट पर अगर मैं बढ़ूं तो पुराना पॉइंट है जो हम लोग इंटरनल कंट्रोल पे हर बार बात करते हैं, समझे कि वही पॉइंट यहाँ पे वापस से इन्होंने क्वेरी कर लिया है। देखते हैं, study and evaluation of internal control. The auditor can obtain sufficient appropriate audit evidences about advances by study and evaluation of internal control relating to advances by। अब सिंपल, अब ऑडिटर को यहाँ पे भी एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने पड़ेंगे कि हाँ भाई प्रॉपर तरीके से स्टडी और इवैल्यूएशन कर दिया गया है। इंटरनल कंट्रोल का पूरा स्टडी भी किया उसने, इवैल्यूएट भी किया है। अब इसमें क्या क्या वो की वो चीजें जो ऊपर पड़ी थी, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट, जो अमाउंट रिकॉर्ड किया वो वैलिड है। लोन डॉक्यूमेंट्स को वो एग्जामिन करेगा, रिव्यू करेगा, अकाउंट्स किस तरह से ऑपरेट किए जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, एग्जामिन द एग्जिस्टेंस, एनफोर्सबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द, जो सिक्योरिटी रखी है बोरोवर ने वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, एनफोर्स में है कि नहीं, और उसका वैल्यूएशन कितना है। आरबीआई के जो नॉर्म्स होते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर जो ऊपर भी पड़ा वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, और कैरिंग आउट एप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर। आप लोग सब ऐसे पढ़ के आए हो एनालिटिकल प्रोसीजर का, और उसमें आप लोग जानते हो कि हम प्रीवियस ईयर से या जो दूसरी बैंक्स के नॉर्म्स है उनसे हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं। तो ये पूरा इंटरनल कंट्रोल का उसको स्टडी यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इनमें क्वेश्चंस पर्टिकुलरली इस टॉपिक पर तो नहीं बने, बढ़िया चीजें अपन इनके सारे क्वेश्चन अगर देखेंगे तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से निकल करके आ रहे हैं, तो वो मैटर पे अपने को ज्यादा फोकस करना रहेगा। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि कुछ मैटर हैं जिन पे स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है भाई, लगातार आप इंटरनल कंट्रोल ऊपर आ ही रहा है, ये तो था स्टडी एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अभी इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, ये इसके आपको पॉइंट और दे रखे हैं यहाँ पे, देखो इतने सारे पॉइंट्स इन्होंने समझाए, तो जो है वो पढ़ना तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। स्पेशल अटेंशन ऑन सम मैटर इन कैरिंग आउट हिज सब्सटेंटिव प्रोसीजर, the auditor should examine all large advances while other advances may be examined on a sampling basis। चलो ठीक है, पहली चीज स्पेशल अटेंशन का मतलब क्या हो गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप लोग जानते हैं, द ऑडिटर शुड एग्जामिन ऑल लार्ज एडवांसेस वाइल अदर, मतलब वही अपना पुराना सिस्टम हो गया, जो भी लार्ज एडवांसेस दिख रहे हैं वो तो सारे के सारे चेक करो, और बाकी जो एडवांसेस हैं उनको सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर चेक करना है। समय की बचत भी करनी पड़ेगी। हाँ,
जहां पे अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं टू बी प्रॉब्लम अकाउंट, जहां लग रहा है कि यार इधर पंगा है, लोन अकाउंट से अमाउंट मैच नहीं कर रहा है, सिक्योरिटी प्रॉपर मैच नहीं कर रही है, कुछ तो दिक्कत है, तो नीड टू बी एग्जामिन इन डिटेल अनलेस द अमाउंट इन्वॉल्व इज इनसफिशिएंट। छोटा मोटा अमाउंट है तो चलने दो, नहीं भी मिल रहा है तो ओके, लेकिन जहां अमाउंट भी काफी अच्छा बड़ा अमाउंट है और जहां डिटेल्स अपने को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, वहां पे फिर अपने को प्रॉब्लम अकाउंट को प्रॉपर तरीके से डिटेल के अंदर चेक करना पड़ेगा, है ना। एडवांसेस विच आर सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर और विच आर एडवर्सली कमेंटेड बाय द आरबीआई, जो साल के बीच में आपने सैंक्शन किए रहेंगे या जिन पर आरबीआई ने एडवर्स कमेंट किया अपने इंस्पेक्शन के अंदर, इंस्पेक्शन टीम ने आरबीआई की या कॉन्करेंट ऑडिटर ने या बैंक के इंटरनल इंस्पेक्शन में, तो उनको ऑडिटर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो एक तो ड्यूरिंग द ईयर, एक तो पुराना सैंक्शन चला आ रहा है तब तो कुछ नहीं, पिछली बार भी आपने चेक किया ही होगा, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर किया मतलब नया है वो, तो नया है तो हम ही पहली बार चेक करने वाले हैं ऑडिटर इस साल के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। प्लस ऐसा कोई भी एडवांस दिया है या अकाउंट है जिसको लेकर के आरबीआई की इंस्पेक्शन टीम ने, इंटरनल ऑडिटर ने या कॉन्करेंट ऑडिटर ने किसी तरह का कोई ओपिनियन दिया हो, अपना एडवर्स रिमार्क दिया है, तो उसको अपने को फिर अपने व्यू में इंक्लूड करना चाहिए। तो ये स्पेशल अटेंशन 3 मैटर के ऊपर देना है। लार्ज एडवांसेस सारे देखोगे, बाकी वाले सैम्पलिंग बेसिस पे देखोगे। अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक अकाउंट लग रहा है तो जब तक उसका अमाउंट इनसफिशिएंट नहीं हो तब तक तो यही ड्यूटी है कि पूरा डिटेल में घुस करके चेक करो। और तीसरा, जहां पे ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ भी सैंक्शन किया रहेगा या कुछ ऐसा है जहां पे अपने को लगता है कि भाई आरबीआई की टीम, इंस्पेक्शन टीम ने या फिर कॉन्करेंट ऑडिटर ने, इंटरनल इंस्पेक्शन टीम ने कुछ एडवर्स रिमार्क डाला हुआ है, तो फिर अपने को उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना पड़ेगा कि आप लोग इधर ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। नाउ अब इंटरनल कंट्रोल, सर ऊपर ही आ गया ना इंटरनल कंट्रोल, सर कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ तो एप्रोप्रिएट एविडेंसेस लिए थे अपन ने, है ना, पंगा बहुत है, यहाँ पे सारा मैटर दिया हुआ है। द इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस शुड इंक्लूड, अब आप उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है एडवांसेस के ऊपर, ये आपको बताया जिसको ऑडिटर चेक करता है। तो एक्चुअल में एडवांसेस के ऊपर किस तरह का इंटरनल कंट्रोल होता है वो इन्होंने यहाँ समझाया। नंबर 1, द बैंक शुड मेक एन एडवांस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ ऑन ए क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। बहुत कॉमन पॉइंट है, बैंक लोन तभी देगी जब लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा चुकाने वाला है, वर्थ है इसके पास। मेक एडवांसेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, सैंक्शन लेने के बाद ही आप एडवांस दोगे। बहुत इजी पॉइंट है, हालांकि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है या डिमांड प्रपोजल नोट है, हाइपोथेकेशन वाली कोई चीज है, शुड बी एग्जीक्यूटेड, तो वो भी आपको एग्जीक्यूट कर देनी चाहिए। बराबर, क्लियर, कोई टेंशन नहीं। नंबर नेक्स्ट पे, द कंप्लायंस विद द टर्म ऑफ सेक्शन एंड यूज फंड शुड बी एंश्योर्ड। आपको देखना चाहिए सेक्शन की टर्म्स क्या है, बराबर, और फंड का यूज कहां पे होगा ये भी इंश्योर करना चाहिए, चेक करना चाहिए। हाउसिंग लोन लिया है तो हाउस के लिए पैसा यूज हो रहा है, व्हीकल लोन के लिए नहीं हो रहा है, व्हीकल के लिए लिया है तो वही यूज हो रहा है। द अवेलेबिलिटी, फिर आगे बोला है सफिशिएंट मार्जिन एज स्पेसिफाई इन द सैंक्शन लेटर शुड बी केप्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। मार्जिन लेटर जो आपने सैंक्शन लेटर बनाया था उसमें मार्जिन लिखा हुआ है, वो ऑलवेज मेंटेन रहना चाहिए, सिक्योरिटी में और लोन के बीच में ही अपने को ध्यान रखना है। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट मार्जिन नीड टू बी एंश्योर्ड, बार बार, एक बार शुरुआत में चेक कर लिया नहीं, रेगुलर इंटरवल से आपको मार्जिन चेक करते रहना चाहिए। इफ सिक्योरिटीज टेकन आर इन द नेचर ऑफ शेयर्स डिबेंचर, तो ओनरशिप जो है ऑफ द सेम शुड बी ट्रांसफर इन द नेम ऑफ बैंक, ये भी चेक करना चाहिए, ठीक है। ऑल सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बैंक, बट ऑब्वियस है, आपने भी चार्ज का रजिस्ट्रेशन पढ़ा है तो बट ऑब्वियस है बैंक के नाम से ही होगा। इन केस ऑफ गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बैंक, कंटेंट्स ऑफ द पैकेज शुड बी टेस्ट चेक एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे बाहर से कहीं से, मान लीजिए दुबई से मेरे कुछ गुड्स आ रहे हैं और उसके लिए मैंने बैंक से पैसा उधार पे लिया है, भाई आप मुझे उधार दो ताकि मैं काम कर सकूं, और मैंने वो गुड्स बैंक के पास प्लेज कर दिए, तो वो बैंक के पास ही पड़े हुए हैं, फिर मैं जैसे जैसे पैसा चुकाऊंगा गुड्स लाता रहूंगा। तो एक बार जब आपके पोजीशन में ही है तो आपको पैकेजेस टेस्ट बेस पे चेक कर लेने चाहिए लेते वक्त में, ऐसा नहीं हो खाली डब्बे मैंने भिजवा दिया हूं, इसलिए, ठीक है। ड्रॉइंग पावर रजिस्टर शुड बी अपडेटेड एवरी मंथ, जो भी आपका ड्राइंग पावर तो टाइम टू टाइम पे चेंज होती है, जैसे क्वार्टरली रिटर्न आएंगे वैसे चेंज होगा मे बी, तो इसीलिए इसको अपडेट करना चाहिए। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो भी बराबर चेक करते रहना चाहिए अपने को। द अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ द ड्राइंग पावर एंड द सैंक्शन लिमिट, पहले बात कर चुके हैं अपन, दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऑल द अकाउंट्स विच एक्सीड द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर, पहले बात कर चुके हैं कि नोटिस में लाना पड़ेगा आपको जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होगी, पहले भी पॉइंट आ चुका है। और द ऑपरेशन ऑफ ईच एडवांस अकाउंट शुड बी रिव्यूड
अब कई बार अपने को अच्छा यहाँ ये लग सकता है कि सर इससे ज्यादा कैसे जा सकता है, तो ये सारे जो लोग घोटाले करके भागे वो यही प्रॉब्लम तो हुई ना, सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर के बाहर जाकर के उनको रेगुलर बेस पे लोन दे दिया गया। तो यहाँ ऑडिटर वही करेगा, जैसे वो देखेगा कि इतना सैंक्शन लिमिट और इससे ऊपर दे दिया है तो फिर वो नोटिस के अंदर लेकर के आएगा। द ऑपरेशन ऑफ ईच एडवांस अकाउंट शुड बी रिव्यूड एंड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, हर एक अकाउंट को कम से कम साल में एक बार तो चेक करना ही चाहिए। एंड एट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल, अगर लार्ज एडवांस है तब तो ज्यादा चेक करो, अदरवाइज हर अकाउंट जो है वो कम से कम साल में एक बार, तो वैसे तो हम सैम्पलिंग बेस पे कई चीजें कर रहे हैं लेकिन हर एक अकाउंट साल में कम से कम एक बार रिव्यू हो ही जाना चाहिए। इस तरीके से इंटरनल कंट्रोल एडवांसेस के ऊपर लगाया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है, जो पोर्शन यहां आकर के आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो एक पोर्शन अपना यहां आकर के जो है वो हो जाता है कंप्लीट। और ये जो पूरा टॉपिक अपन ने पढ़ा ये किससे कनेक्टेड हो गया, एडवांसेस जो भी हमारे हैं उनका कैसे ऑडिट होना है, क्या करना है, वो सब चीजें यहाँ पे होंगी। अब बच्चे लोगों इसमें अब रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर बात होगी, रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, उनका ऑडिट किस तरह से होगा, वो सारी बात होगी। और देन ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर अपने को बात करनी है। तो दो ही चीजें अब इसके अंदर अपने पास बच रही है जिस पर बात करके हम इस चैप्टर को कर देंगे एब्सोल्युटली कंप्लीट।